नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मैं हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ इंडिया में एज अ सीनियर जनरल मैनेजर हेड सेल्स एंड मेडिकल मार्केटिंग आपसे हमारे चेयरमैन मिस्टर अब्दुल मजीद सानी के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। अब्दुल मजीद साहब का यहाँ आने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ अनफोर्सिन रीज़न्स की वजह से लास्ट मोमेंट पे वो प्रोग्राम जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। He has regretted for that and has conveyed his good wishes for the successful यूनानी समिट 2025 इन मुंबई। और आप सब लोगों को भी उन्होंने अपना शुक्रिया और थैंक्स भेजा है कि आप लोग टाइम निकाल के आए। देखिए, हमदर्द जैसा कि नाम आपको पता है कि हमदर्द का मतलब होता है दर्द में आपका हाँ कंपेनियन इन पेन। तो दर्द में जो आपके साथ खड़ा है वो है हमदर्द। और ये नाम आज का नहीं है, 1906 में हमदर्द की इसी फ़िलासफ़ी के साथ इंसेप्शन हुआ था। और हमारे जो फाउंडर थे हाफिज़ हकीम अब्दुल मजीद, उन्होंने एक छोटे से क्लिनिक से इसकी शुरुआत करी थी बहुत सिटी में दिल्ली 6 में। और शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर थी, उनके इरादे बहुत बुलंद थे। उनका ये इरादा था उस टाइम में कि उस टाइम में देखिए राजे रजवाड़ों का ज़माना था 1906, आप इमेजिन करिए 118-19 साल पहले। और वहाँ पे जो रॉयल्टी थी सिर्फ उसको आयुर्वेदा यूनानी के अच्छे नुस्खे मिलते थे, पर्सनल फिजिशियन होते थे, कोर्ट फिजिशियंस होते थे। तो ये देख के उनको बहुत तकलीफ महसूस हुई कि ये क्या है कि हमने सोसाइटी में सेग्रीगेशन कर लिया कि कोई अच्छी दवाई है तो वो सिर्फ एक नवाब, जागीर, राजे महाराजे को मिल रही है, जागीरदार को मिल रही है, और एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। वो एक बहुत एट बेस्ट किचन की जो चीज़ें होती थी उससे काम चला लेते थे। ज़ीरा है, सौंफ है, मुलेठी है, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। अगर बीमारी एक है तो इलाज भी एक होना चाहिए और वो एक्सेस सबको मिलना चाहिए, उसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्योर इंटेंशन के साथ में, इस नेक सोच के साथ में उन्होंने हमदर्द की शुरुआत की। और जब हमारे मॉडर्न हमदर्द के फाउंडर, उनके सपुत्र हकीम अब्दुल हमीद साहब, विच इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हमदर्द, उनकी उम्र 12-13 साल थी और घर में सबसे बड़े थे परिवार में। तो ही लॉस्ट हिज फादर, हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब का देहांत हुआ और पूरे फैमिली की और बिज़नेस की ज़िम्मेदारी जो है वो हकीम अब्दुल हमीद साहब के कांधों पर आई। उस वक्त में उनकी मदर राबिया बेगम ने उनको बहुत सपोर्ट करा। और 1948 में एक फैमिली डीड हुई जिसमें उनके छोटे ब्रदर हकीम सईद साहब, और ये तय पाया कि जो भी इनकम हमदर्द दवाखाने की होगी वो सब नेशनल इनकम होगी, कौमी इनकम होगी। तो राष्ट्र निर्माण की शुरुआत हमदर्द ने 1948 में वहाँ से की। और इस चीज़ को फिर आगे जाके हकीम साहब ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बनाई। आज के टाइम में हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ का जो भी CSR इनिशिएटिव है, जिसमें हम अपने प्रॉफिट का 85% वो CSR इनिशिएटिव में हम वी गिव बैक टू द सोसाइटी। जिसमें आप देख रहे हैं कि तो हकीम साहब वॉज अ ग्रेट विजनरी। उनके टाइम में उनका जो विज़न था वो ये था कि भाई जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जो आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, आज हम ये बात कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो, ताकि डिग्री के साथ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हो, उसको फिर किसी लाइन में ना लगना पड़े, उसे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के चक्कर ना काटने पड़े। जो हमारे अभी करंट गवर्नमेंट का, मोदी जी का भी जो विज़न है वो यही है। तो इस चीज़ को लेके हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी बनाने की अपनी कहानी है। 1947 में हम सबको पता है कि देश का विभाजन हुआ और उस विभाजन में लोग इधर से उधर, उधर से इधर आ रहे थे। हकीम साहब ने उस वक्त में जब लोग यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे थे बॉर्डर के, उन्होंने यहीं पे रुकना पसंद करा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश को, अपनी देश की माटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से रह के भारत माता की सेवा करूँगा। और वो जो लोग जा रहे थे उनकी जायदादें, उनकी ज़मीनें खरीद ली।
तो लोगों ने कहा भी पता नहीं हकीम साहब को क्या हो गया, लोग यहाँ से जान बचा के भाग रहे हैं, यहाँ पे जायदादें खरीद रहे हैं, एसेट्स बना रहे हैं। तो उसके बाद एक आप लोगों को ध्यान होगा एक लैंड सीलिंग एक्ट आया। उस लैंड सीलिंग एक्ट में जब कोर्ट में ये बात आई कि भाई हकीम साहब के पास इतनी ज़मीनें हैं, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे इतनी ज़मीनों को? ना कुछ नहीं, सब ले लीजिए आप मेरे से। मुझे तो एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी बनाना है। मैंने तो ज़मीनें उसके लिए लेके रखी हैं। तो मेरी जितनी ज़मीन के टुकड़े हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कोई हवेली है, सब पूल कर दिया और उसके एवज में गवर्नमेंट ने उनको इंस्टीट्यूशनल लैंड दिया, जहाँ पे आज हमारा हमदर्द यूनिवर्सिटी है। तो ये था हकीम साहब का अपना मानना और उनका एक अपना जो जिस पे उन्होंने हमें उस राह पे चल के दिखाया कि अपने लिए कुछ नहीं करना, सेल्फलेस सर्विस की जो अगर हम बात करते हैं उसको अगर हमें समझना हो तो फिर हमें हकीम साहब को समझना पड़ेगा कि सेल्फलेस सर्विस का क्या मतलब है। तो वहाँ पे भी देखिए यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कोर्सेज शुरू करे उन्होंने? फार्मेसी कॉलेजेस में शुरू करा, रुफैदिया नर्सिंग कॉलेज शुरू करा उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए। और वर्ल्ड सिटी के अंदर जहाँ पे उस टाइम में 72s का आप देखिए कि लोग बच्चों को नहीं, लेडी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे इतना जोर नहीं था, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने वहाँ पे शुरुआत करी अपनी मदर के, अपनी माता के नाम से, राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल के नाम से। आज भी वो स्कूल इंग्लिश मीडियम CBSE एफिलिएटेड ऑल गर्ल्स एजुकेशन स्कूल 53 साल बाद भी आज भी उस इलाके में एक ही स्कूल है, एक से दूसरा नहीं बना। तो ये विजन था हकीम साहब। सर ये तो शुरुआत कहाँ से हुई थी स्कूल की? 1971 मैं किस जगह से पूछ रहा हूँ मैं? ये गली कासिम जान दिल्ली 6 दिल्ली से वर्ल्ड सिटी के अंदर गली कासिम जान में। तो ये इतना बढ़िया विजन था हकीम साहब का। उसके बाद इन लोगों ने जो ये यूनिवर्सिटी बनाई उससे आप कितने बच्चे पास आउट हुए और उनकी कोई सक्सेस स्टोरी आप बता सकते हैं? देखिए स्टैटिस्टिकली तो आपको वेबसाइट से चीज़ें मिल जाएंगी और आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो शायद वो भी बता दूँ, लेकिन मैं उनके विजन की बात कर रहा हूँ जो अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। देखिए आत्मनिर्भर भारत अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में समझना चाहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर उन्होंने काम करा। इसके अलावा उन्होंने यूनानी पद्धति ख़ासतौर पर और आयुष को इन जनरल प्रमोट करने के लिए वहाँ पे मजीदिया यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वहाँ पे मौजूद है। और एक और हकीम साहब का सपना था। देखिए हकीम साहब का ये मानना था, आज जो हम देखते हैं ना कई बार एक पद्धति की लड़ाई देखते हैं, ये आयुष, ये आयुर्वेदा है, ये यूनानी है, होम्योपैथी है, लोग अपने अपने एक तरह से पैथीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर हो जाते हैं। ये नहीं साहब मैं अच्छा हूँ या मेरी शर्ट जो है वो आपसे ज़्यादा सफ़ेद है। वो बहुत लार्ज हार्टेड थे। उनका ये कहना था कि जब मनुष्य एक है, बीमारी एक है, उसकी कॉजेज़ एक हैं, तो हमने उस बीमारी को हमने पैथीज़ पे क्यों बांट दिया। उनका ये कहना था कि हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्रीहेंसिव हमारी अप्रोच होनी चाहिए। उनका सपना था कि एक मॉडर्न का एक एलोपैथी का मेडिकल कॉलेज भी है, जो उनके जीवन काल में तो नहीं पूरा हो पाया। उनके बाद में उनके जो सुपुत्र थे मिस्टर अब्दुल मुईज़ साहब, जो फर्स्ट चीफ ट्रस्टी थे हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ के, उन्होंने उस कॉलेज को बनाया, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। उस कॉलेज में आप ये समझिए टोटल जो फंडिंग है वो हमदर्द की है, मतलब एक ईद बराबर भी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का या किसी और का नहीं है। और आज दिल्ली के अंदर दिस इज़ द ओनली प्राइवेट कॉलेज विच इज़ मोस्ट सॉट आफ्टर। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और UCMC के बाद में अगर बात करें, सफदरजंग के बाद में आप बात करें, तो दैट इज़ द चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स टीचिंग फैसिलिटी एंड इट्स हाई सक्सेस रेट, द काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर। उसी के साथ हकीम अब्दुल हमीद सेंटिनरी हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे बहुत ही आपको पता है कि आज जहाँ भी गवर्नमेंट लैंड पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन टोकेनिज़म आपको दिखेगा। दिल्ली हो, मुंबई हो, किसी शहर में चले जाए, वहाँ अगर 10 बेड EWS के लिए हैं तो वो 10 बेड आपको भरे हुए मिलेंगे, लेकिन किस तरह का मरीज़ होगा वहाँ पे? वहाँ पे एक नॉर्मल खांसी नज़ले ज़ुकाम वाला जिसको मेडिसिन की कॉस्ट आएगी 15, 20, 50 रुपये। आज भी हमारे यहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एंड रिसर्च में सीरियस पेशेंट्स का भी फ्री ट्रीटमेंट होगा।
अगर उसका 70,000 का भी खर्चा होगा उसके ऑपरेशन में तो वो करते हैं, वो ऑपरेट करके मरीज़ को वहाँ से भेजते हैं। वो नहीं करते कि भाई आप ये दवाई ले लो, ये टेस्ट करा लो, 2 हफ्ते बाद आना, 1 महीने बाद आना। तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट अदर्स, बट दिस इज़ हाउ वी ट्रीट, हाउ वी टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आज यहाँ पे यूनानी समिट 2025 का आयोजन हुआ। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे से चीफ गेस्ट भी आए थे। जी। तो उन गेस्ट को किस तरह से आपने अप्रोच किया और यहाँ पर आया और आप जिस तरह से उन्होंने स्पीच दिया है, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच रहा है जी। स्टूडेंट्स के लिए। जी। और कॉलेज के प्रोफेसर भी आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमदर्द एक किसी कंपनी का नाम नहीं है, हमदर्द किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम नहीं है। मैं हमदर्द, अगर आप मेरे से पूछें और मन की बात मैं बताऊं आपको, तो हमदर्द जो है एक मिशन है। हमदर्द एक एहसास है जो हर आदमी के दिल में है। हमदर्दी हम सब के, करुणा हम सब के दिल में होती है। तो ये जो हमदर्द का कनेक्टिविटी है, आप यकीन मानिएगा मेरे को कोई पुश एंड पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप लोग भी हमदर्द के नाम की वजह से आए हैं। हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करी है, लेकिन आपने भी हमदर्द के नाम सुन के, यही हमारा चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और आज जो हमारे डॉक्टर जोशी साहब जो डीन हैं साइन हॉस्पिटल के, वो तशरीफ़ लाए। हालांकि वो जो हैं यूनानी के आयुष के आदमी नहीं हैं, वो ही इज़ अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर फ्रॉम अ वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। साइन हॉस्पिटल के नाम पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के अंदर है। वो भी अगर आएँ तो कहीं ना कहीं वो हमदर्द की एक कशिश है, उसके लिए आएँ। तो ये एक हमारा सौभाग्य है कि हमदर्द की वजह से हम सबको बड़ी इज़्ज़त मिलती है। मैं कहीं भी जाता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, इनको पता लगता है कि भाई हमदर्द में काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलता है। ये शायद एक ईश्वर की तरफ से एक वरदान है हमदर्द के ऊपर, कि चूँकि हम लोग एक नर सेवा नारायण सेवा, जिसको हमने वासुदेवा कुटुम्बकम भी कहा है, और आपको शायद सुन के ताज्जुब नहीं होगा, ये चीज़ अरबिक के अंदर भी है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो पूरा कुटुम्ब है ये अल्लाह के, ईश्वर की एक फैमिली की तरह है। और उसके आगे फिर प्रोफेट साहब की सेइंग है कि जो इस कुटुम्ब का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है वही सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्रिय होता है। मतलब मैं पूजा पाठ इबादत कर रहा हूँ, वो मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, मैं उसके ईश्वर की जो खल्क़ है, उसकी जो क्रिएशंस है, उसमें मनुष्य भी है, उसमें और भी हैं, जीवित जंतु भी है, एनवायरनमेंट भी है, प्लांट्स भी हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है वो सबसे प्रिय ईश्वर को वो है। इतनी ह्यूज कैपेसिटीज़ बना ली। मैं आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप दिल्ली तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद देखें अपनी आँखों से कि आज अगर मैं जो हमारा कैपेसिटी है, हम जितनी मशीनें और जितनी हमने प्लांट्स लगाए हैं उसका हम सिर्फ 50% ही यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। सो वी हैव क्रिएटेड अ ह्यूज कैपेसिटी। क्यों? बिकॉज वी वांटेड आयुष एंड यूनानी टू बी फ्यूचर प्रूफ। हमने देखा अभी कोविड का वक्त था, हालांकि बड़ा उसमें एक बड़ा बुरा वक्त था, वो वक्त दोबारा ना आए, वो समय दोबारा ना आए, लेकिन हमने देखा कि कोविड के टाइम में आयुष और यूनानी और अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ लोगों का जो भरोसा था वो बहुत हुआ और डिमांड बहुत बढ़ी। उस टाइम में बड़ी एक हाहाकार वाली सिचुएशन हो गई थी। आपको पता है पैरासीटामॉल तक नहीं मिल रही थी, तो लोगों को जो समझ में आ रहा था उसका काढ़ा और वो चीज़ ले रहे थे। तो ये चीज़ फ्यूचर में अगर ये जो एक पब्लिक का इन जनरल मासेस का जो फेथ बना है और डिमांड जो बनी है, वो डिमांड हमदर्द की अपनी फैक्ट्रीज से, हमदर्द के अपने क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के साथ, बिकॉज हम आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। अब देखिए मुंबई में बैठे हैं, आप कवरेज करते हैं, हर बड़ी कंपनी, मैंने ग्लेक्सो से अपना करियर शुरू करा, वर्ली में आज भी हमारी फैक्ट्री है, हर कंपनी आउटसोर्स करती है। लिखा होता है उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय ABC, मार्केटेड बाय जो भी बड़ी बड़ी नामची कंपनी है, चाहे आयुष की, फार्मास्यूटिकल की नहीं हो। हमदर्द का एक भी प्रोडक्ट जो है आउटसोर्स नहीं होता। वी इंश्योर कि हमारे तमाम प्रोडक्ट्स हमारे अपनी फैक्ट्रीज़ में, हमारे अपने QNC के जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें हमारे एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में बने। तो ये हमने जो कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, तो इसमें हमने इस बात का ख्याल रखा है कि हमारी किसी भी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। देखिए फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, फैक्ट्री से जो पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है उसको आपने ट्रीट करना है, तो और एक हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, हमें एक
बायोडाइवर्सिटी, चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, आज मिल नहीं रही हैं। तो इन 3 चीज़ों पे फोकस करते हुए हमारे चेयरमैन अब्दुल मजीद साहब ने इस चीज़ को इंश्योर करा है टीम के डायरेक्शन, उनके सुपरविजन में, कि हम सोलर एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि हमारा 2000 किलोवाट का हमारा कैपेसिटी है और हम बनाते हैं, ये तकरीबन 80 to 100% हमारा सफिशिएंट रहता है जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। फिर हमने ZLD प्लांट लगाया है, ज़ीरो जो डिस्चार्ज, दिस वी इंश्योर दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वेस्ट वाटर गोज आउट टू यमुना और हिंद। जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उस वाटर को ट्रीट करके हैं। तीसरा, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़े अपने प्रोजेक्ट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ में हमने कमीशन करे हैं। इसके अलावा हमने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में 100 एकड़ से ज़्यादा जो दिल्ली NCR में है हमारे पास, हमने लैंड को प्रोक्योर करा है, उस लैंड पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं अपना हर्ब्स का। तो होम ग्रोन हर्ब्स तकरीबन 50+ हर्ब्स जो हैं वो आज हमदर्द के अपने फार्म्स पे ग्रो हो रही हैं और वो हमारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह से जो हमारी एक जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट के लिए, वो हम निभाने की पूरी कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक आयुष में किसी भी पैथी में कौन किससे ऊपर है या किस बीमारी में कौन सी पैथी जाना है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। पहली बात, ये आपकी अपनी चॉइस है। पांचों पद्धतियाँ अपने आप में बहुत सक्षम है, चाहे आप होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेदा की बात करें या यूनानी की बात करें। हालांकि शुरू में इसमें कोशिश करी, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और वहाँ पे किसी तरह की सेग्रीगेशन करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि वो कोशिश एक ट्रेंड तो बताती है, लेकिन वो कोई हकीम साहब को भी नहीं मान रही और हमदर्द उसी फ़िलॉसफी पे आगे बढ़ रहा है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कोविड से पहले हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस करी और एम्स ने हमें इनवाइट करा था कि आप आइए और हम बैठ के मिल के बात करते हैं। वहाँ भी यही बात हुई कि यूनानी में जैसे लीवर केयर के अंदर बहुत अच्छी दवाएं आती हैं जो हेपेटोप्रोटेक्टिव कहलाती हैं, यानी लीवर की हिफाजत करती हैं, उसका प्रोटेक्शन करती हैं। अब आपको पता होगा कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट चलता है 6 से साल महीने, 6 से साल या उससे ऊपर, 6 महीने से साल या उससे ऊपर। और ज़्यादातर दवाएं, ये उनका एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो लीवर को नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हेपेटोटॉक्सिक जिसको कहते हैं कि लीवर के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। जबकि हमारे यहाँ हमदर्द में दवाएं हैं जो लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं और लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ही जो मैं कहूँगा प्रूवन है क्लिनिक। तो ऐसा देखा जा रहा है आज उन 2 कॉन्फ्रेंसेस के बाद में कि अक्सर डॉक्टर एम्स के या एलोपैथी के हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई देखिए, टीबी का अगर इलाज नहीं करा तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैले और मरीज़ को जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और XDR उस तरह की उसकी बीमारी गंभीरता की तरफ जाएगी, तो दवा भी उसको देनी है, उसके लीवर को भी प्रोटेक्ट करनी है। तो कई बार वहाँ से रिक्वेस्ट आती है और वो प्रिस्क्रिप्शन में वो हमारी यूनानी की दवाएं वो मरीज़ इस्तेमाल करें। जो आपने ट्रेडिशनल मेडिसिन तो असल में यूनानी आयुष की सभी हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, और बाकी जो एलोपैथी है उसको हम या तो एलोपैथी कहते हैं या मॉडर्न कह देते हैं, जबकि एलोपैथी कहना चाहिए। तो एक तरफ एलोपैथी है और एक तरफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेट मेडिसिन TCAM कैटेगरी है जो WHO ने रिकॉग्नाइज करी हुई है। तो ये चीज़ें, ये दोनों पैथियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। देखिए, यूथ को लेके हमारे बहुत ही वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी है। देखिए, आज सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो जेनजी है हमारी, जो एक बहुत ही हेक्टिक लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो जी रहे हैं और गुजार रहे हैं, और उसकी क्या रीज़न्स है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उनको एक ज़रूरत है इस बात को समझाने की कि जीवन जो है वो एक अमूल्य ईश्वर का जो है वरदान है और हमें उसका ख्याल रखना है। जिस उम्र में वो लोग होते हैं उस टाइम में तो शायद पता नहीं लगता, लेकिन जब वो 40s को क्रॉस करते हैं तो वो सारी चीज़ें, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट्स, वो उनका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो सबसे पहले तो हमने एक इन जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी है
और हमने एक शिफ्ट लेके आना है जो आ रहा है ऑलरेडी। हमने उसको थोड़ा सा मोमेंटम देना है कि आज का हमारा यूथ जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जाना है। यानी एक तो होता है क्यूरेटिव, जब बीमारी हो गई उसका इलाज, एक होता है कि बीमारी ना हो तो प्रिवेंशन लेना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम सब ने सुना इस बात को। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्पेस में जो भी हमारे सेगमेंट्स आते हैं, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, लीवर केयर हो। लीवर देखिए, लीवर का जो एक मामला है वो इतना ज़बरदस्त वरदान है ईश्वर का। लीवर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स में एक ऑर्गन है कि आप ये देखें कि साइलेंटली बेचारा सफ़र करता रहता है। देखिए हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो एंजाइना इस तरह उस तरह की कुछ चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन लीवर बहुत साइलेंटली सफ़र करता है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से फैटी लीवर हुआ, उसमें ग्रेड 1, 2, 3, उसके बाद में फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस और फिर लीवर कैंसर। तो इसका डिटेक्शन बहुत लेट है। तो लीवर हेल्थ एक हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह का आज सोशलाइजिंग कल्चर है, यंग जनरेशन में जिस तरह से एक अल्कोहल का यूज़, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है बेसिकली कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट प्लस ओवर सोशलाइजिंग, खासतौर पे लिकर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल। मैं यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ये डॉक्टर एस.के. सरीन साहब का आप देखिएगा, उनका बड़ा लेटेस्ट वो आया है इसके ऊपर, लीवर हेल्थ के ऊपर। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रिवेंटिव केयर को यूथ में प्रमोट करें। दूसरा, हम उनसे बात करें उनके उस अंदाज में और उस भाषा में जिसको समझते हैं। मैं जैसे एक मिसाल दूंगा आपको, साफ़ी हमारा एक वर्ल्ड रिनाउंड प्रोडक्ट है और आपके महाराष्ट्र में भी इसका खूब कंजम्पशन होता है। आज मैं अगर किसी यूथ को ये बात समझाऊँ, किसी बॉय या गर्ल को जो 20-22 साल का है या 18 साल की उम्र के हैं, कि भई ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, तो कहेगा ये प्यूरीफिकेशन क्या है? प्यूरीफिकेशन के लिए तो हम 4 धाम की यात्रा कराएँगे, साईं बाबा के, वो प्यूरीफिकेशन को दूसरे टेंजेंट पे ले जाते हैं। अगर यही बात मैं करूं कि ये डिटॉक्स है, तो वो इंस्टेंटली क्लिक करेगा, हाँ ये बात समझ में आ रही है, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ बताइए कैसे करते हैं साफ़ी डिटॉक्सिफिकेशन? तो नाउ वी आर ट्राइंग टू इंगेज द यूथ इन देयर ओन लिंगो एंड टर्मिनोलॉजी। और इसके लिए हमें, चूँकि यूनानी को, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूनानी की उतनी अवेयरनेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है क्योंकि इसके बारे में बात कम है। आयुष में आप देखें, आयुर्वेदा के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, योगा के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, होम्योपैथी को भी लेके लोगों ने घर घर में जो अपना एक प्रैक्टिस शुरू करी है, वो भी, उसका भी ट्रैक्शन है। लेकिन यूनानी में चूँकि हमदर्द के अलावा कोई सीरियस प्लेयर आपको नहीं मिलेगा, तो जो कुछ भी करा है और जो कुछ भी कर रहा है ये आगे करेगा। होपफुली उसमें और लोग भी जुड़ेंगे यूनानी इंडस्ट्री से, ये मेरा इस बात का मानना है, विश्वास है। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना है यूनानी के बारे में। हमदर्द ने एक बहुत ही एक एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट, हमने एक डॉक्यूमेंट्री अभी कमीशन करी है यूनानी की कहानी करके। तो हम एक स्टोरी टेलिंग में यूनानी का जो हिस्ट्री है, जो बहुत ही रिच है, यूनानी एज मॉडर्न, आज हम सब लोग यूरोप की चीज़ों की तरफ भागते हैं, तो ये यूरोप में ही यूनानी का जो है जन्म हुआ, यूनान ग्रीस के अंदर। और जो हिपोक्रेट है, जिसकी ओथ लेते हैं आज MBBS स्टूडेंट, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो देखिए सिमिलैरिटीज़, फादर एक है, मॉडर्न का भी यूनानी का भी, तो बच्चे कैसे अलग हो सकते हैं? तो मेले में भटक गए वाली बात ज़रूर है, लेकिन दोनों ही इतने मॉडर्न और इतने ही बेनिफिशियल हैं। और यूनानी में देखिए ख़ास बात यह है कि अगर हम एक बात करें उस पीरियड की, आज से 5000 साल पहले, तो 3 ही सिस्टम थे ओवर द वर्ल्ड। यूनान, यूरोप के अंदर यूनानी, इंडिया के अंदर जो हमारा एंशिएंट आयुर्वेदा, और एक हमारे पड़ोस में चाइना के अंदर चाइनीज़ मेडिसिन। तो ये तीनों पद्धतियाँ अपने अपने इलाकों में, अपने अपने रीजन्स में परवान चल रही हैं। चाइनीज़ मेडिसिन अपने इलाके में रही, आयुर्वेदा भी काफ़ी हद तक यहाँ पे रहा और पला बड़ा। यूनानी एक ऐसा है जिसने यूरोप से पर्शिया गया, पर्शिया से अरब गया, अरब से जब इंडिया में आया, तो जहाँ जहाँ ये गया वहाँ वहाँ इसने वहाँ की खूबियों को अपनाया, समोया अपने यहाँ। बहुत सारे ऐसे यूनानी के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर आके यहाँ के जो हकीमों ने और वैदों ने इससे इंटरेक्ट करके, जो उस वक्त के वैद हकीम आए थे, उन्होंने उसको जो है अडेप्ट किया। हाँ, दवाओं के बारे में ज़रूर है कि एक बार उसके जो भी हैबिट के अभी तक बैड इम्पैक्ट्स हैं,
सपोज़ मेरा ये 10 kg अगर वेट ज़्यादा है और ये मैं इतनी फैट एब्डोमिनल लेके चल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी अपनी फैमिली हिस्ट्री देखूँगा तो आई एम प्रोन, आई एम अ प्री डायबिटिक। तो मुझे पता है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसी कोई दवा नहीं आएगी जो मेरी चर्बी को गिरा दे और मेरे को बिल्कुल लीन एंड फिट कर दे। उसके लिए तो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा, अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा। और उन सब से पहले मेरे को एक अपने अंदर एक वो मजबूत इरादा करना पड़ेगा, विल पावर मेरे को चाहिए होगी कि मैं आई कैन क्विट, आई कैन डू इट। जो हमने आज देखा, जो हमने 2 रोल मॉडल यहाँ पे बताए, एक मऊ से छोटे सी जगह से मदरसा में उर्दू में एजुकेशन ली, फिर इंटरप्शन हुआ, उसके बाद हिंदी में उन्होंने स्कूलिंग पूरी करी, फिर JNU में इंग्लिश मीडियम में, और फिर अरबिक से वो ही इज़ द 4th UPSC क्वालिफायर, 4 हैं, 4 में से तीसरा नंबर। तो इस तरह की एग्जाम्पलरी स्टोरीज़ जो हैं, तो कोई भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए दवा से ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति का और आपके सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आज की तारीख में एक सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर। जी, इसके लिए आपके साथ क्या इलाज है? देखिए कैंसर का भी कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बीमारियों का एक समूह है, कोई एक बीमारी का नाम कैंसर नहीं है। और उसमें से बहुत से जो कैंसर हैं, जैसे मैंने लीवर हेल्थ की बात करी, अगर आप फैटी लीवर पे तवज्जो दे दें और अपने आप लाइफ स्टाइल को, डाइट को चेंज कर दें और इस तरह के सपोर्टिव मेडिसिन जैसे हमारे आते हैं, जिगरीन, जिगरॉल, जिगरीना, आपने देखा अभी हमने एनवील करे थे प्रोडक्ट, ये रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपको वो जो लीवर कैंसर की स्टेज आनी है ना, मैंने बताया फैटिक ग्रेड 1, 2, 3 के बाद में फिर सिरोसिस और उसके बाद में जो फाइब्रोसिस और सिरोसिस इज़ लीवर कैंसर। तो उस तरह के हम कैंसर्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दवा या पैथी से ज़्यादा आपकी डाइट का रोल रहेगा। तो इस सिलसिले में आप एक्सपर्ट्स के ओपिनियन हैं, डॉक्टर SK सरीन का लीवर हेल्थ के बारे में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि जो हमारे व्यूवर्स इस बारे में मज़ीद जानकारी लेना चाहें वो एक्सपर्ट्स से जानकारी लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए आजकल एक और प्रॉब्लम है कि आजकल AI का ज़माना है, गूगल से अब AI में चला गया है। आजकल मुझे भी हैबिट हो गई है, मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन डाल के AI से मैं देखता हूँ कि ये डॉक्टर से बेहतर बताता है नहीं बताता। तो हमें कहीं ना कहीं उस गूगलिंग और AI को छोड़ के हमें जो एक नॉर्मल एक जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, ख़ासतौर पर अपनी हेल्थ को लेकर और सीरियस जो हमारे डिस्कशन है, जैसे हम कैंसर की बात करते हैं, उसको लेके वी ऑलवेज नीड टू कनेक्ट विद दी एक्सपर्ट्स। हमें हमारे यार दोस्तों ने क्या कहा, हमारी फैमिली ने क्या कहा, हमारे गूगल ने क्या कहा, ChatGPT ने क्या कहा, उस पर रिलाई नहीं करना।